नमस्कार। सर्दियां शुरू होते ही एक सवाल अक्सर मन में आता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि मौसम बदलते ही ये जुकाम, नज़ला, बलगम, खांसी, छींकें, सिर दर्द, ये सब परेशानियां घेर लेती हैं? क्या हम इन सर्दियों का मज़ा बिना इन दिक्कतों के नहीं उठा सकते? आज की इस विशेष चर्चा में हम इसी पहेली को आयुर्वेद के नज़रिए से सुलझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो जानकारी है वो आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से ली गई है। ये प्लेटफॉर्म हमें बिना दवाओं के घर पर ही इन समस्याओं से बचने और उन्हें ठीक करने के रास्ते सुझाता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद इन सर्दियों की दिक्कतों को सिर्फ ठंडे मौसम का नतीजा नहीं मानता। वो इसे शरीर के अंदरूनी संतुलन में आए एक सूक्ष्म बदलाव से जोड़ता है। खास तौर पर शरीर में जल तत्व यानी नमी या गीलेपन के बढ़ जाने से। ये असंतुलन ही इन सभी लक्षणों की जड़ है। शरीर में जल तत्व का बढ़ना, ये थोड़ा समझाएंगी? और इसका हमारी बनावट, जिसे शायद आप प्रकृति कहती हैं, उससे क्या लेना देना है? हाँ, आयुर्वेद मानता है कि हर इंसान का शरीर 3 मूल ऊर्जाओं या दोषों वात, पित्त और कफ के एक अनोखे मिश्रण से बना है। यही हमारी प्रकृति है। संक्षेप में समझें तो जैसे वात प्रकृति वाले लोग अक्सर दुबले पतले होते हैं, ज्यादा एक्टिव, मन थोड़ा चंचल, उन्हें ठंड ज्यादा लगती है और त्वचा थोड़ी सूखी रह सकती है। अच्छा। पित्त प्रकृति वालों का शरीर मध्यम होता है, पाचन शक्ति तेज, गुस्सा शायद जल्दी आ जाए पर शांत भी जल्दी हो जाते हैं, उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है। और कफ प्रकृति वाले शारीरिक रूप से थोड़े भारी, शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें नींद ज्यादा आती है और मीठा पसंद हो सकता है। और हाँ, उन्हें ठंड भी आराम से लग जाती है। अच्छा, तो क्या इन सर्दियों की समस्याओं का किसी खास प्रकृति से ज्यादा संबंध है? निश्चित रूप से। ये जो समस्याएं हैं जैसे जुकाम, बलगम वाली खांसी, सीने में जकड़न, बार बार छींके आना, ये कफ प्रकृति वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से ज्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में प्राकृतिक रूप से जल और पृथ्वी तत्व जो कफ दोष बनाते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो सर्दियों का ठंडा और नम मौसम इस कफ को और बढ़ा देता है। वात और पित्त वालों को ये दिक्कतें नहीं होती हैं या कम होती हैं? होती हैं, पर अक्सर अस्थायी तौर पर होती हैं। जैसे ही मौसम बदलता है या मान लीजिए धूप निकलती है तो उन्हें आराम मिल जाता है। लेकिन हाँ, कफ प्रकृति वालों को ज्यादा सावधान रहने और जो उपाय हम बताएंगे उनका पालन शायद ज्यादा समय तक करने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर इस बढ़े हुए जल तत्व को उतनी आसानी से संतुलित नहीं कर पाता। समझ गया। तो चलिए इस जल तत्व के बढ़ने के कारणों पर आते हैं। पहला कारण क्या है, जैसा कि हमारे स्रोत आरोग्य भारत प्लेटफॉर्म में बताया गया है? पहला और सबसे आम कारण है प्राणवायु में जल तत्व का बढ़ना। प्राणवायु जो सांस हम लेते हैं? हाँ बिल्कुल, वो हवा जो हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं। इसमें हवा यानी वायु तत्व और नमी यानी जल तत्व दोनों होते हैं। सर्दियों में या जब हवा में नमी ज्यादा होती है, जैसे बारिश के बाद या सुबह ओस के समय, तो सांस के साथ ये अतिरिक्त नमी हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। ओह, जैसे गीले मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं, कुछ वैसा ही फेफड़ों पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम सही उपमा दी। ये अतिरिक्त नमी फेफड़ों में जमा होकर बलगम बनाती है, जिससे फिर सांस लेने में भारीपन या रुकावट सी महसूस होती है। और साथ ही इसी मौसम में हमारी पाचन अग्नि जठर अग्नि वो भी थोड़ी मंद पड़ जाती है। इससे शरीर की अंदरूनी गर्मी कम होती है और ये नमी और ज्यादा बढ़ती है। और इसके लक्षण कैसे पहचाने कि प्राणवायु में नमी बढ़ गई है? देखिए, सुबह उठते ही लगातार छींके आना एक बहुत बड़ा संकेत है। छींकें? हाँ, शरीर रात भर जमा हुई इस फालतू नमी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेना, सिर में भारीपन महसूस होना, जैसे कुछ वजन सा रखा हो सिर पर। हाँ, होता है ऐसा। सुबह मुंह में ज्यादा लार आना या जीभ पर सफेद परत दिखना, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। अरे, ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि सुबह की छींकों का ये हो सकता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह जब ओस हो तब प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। ओस यानी हवा में बहुत ज्यादा नमी। उस समय प्राणायाम करने से आप और ज्यादा नमी फेफड़ों में खींच लेंगे, जो हमें नहीं चाहिए।
बेहतर है जब थोड़ी धूप निकल जाए, हवा गर्म और थोड़ी सूखी हो जाए, तब प्राणायाम करें। अच्छा। क्योंकि सूखी हवा फेफड़ों में जाकर इस जमी हुई नमी या बलगम को सुखाने में मदद करती है। इसीलिए तो धूप निकलते ही थोड़ा आराम सा महसूस होता है। तो अगर प्राणवायु में नमी बढ़ गई है तो उससे कम कैसे करें? मतलब क्या करें कि फेफड़ों में ये गीलापन कम हो? सिद्धांत बहुत सरल है आयुर्वेद का, विपरीत गुणों से इलाज करना। विपरीत गुण? हाँ, यानी बढ़ी हुई नमी, गीलापन और ठंडक को कम करने के लिए हमें गर्म और सूखी मतलब रूक्ष तासीर वाली चीजों का इस्तेमाल करना होगा। सबसे आसान है खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा शहद लीजिए। शहद गर्म और सुखाने वाला होता है। उसमें चुटकी भर त्रिकटु चूर्ण मिला लीजिए। त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पीपल का मिश्रण। ये मिलाकर चाट लें। ये पाचन भी सुधारेगा और फेफड़ों की नमी भी कम करेगा। त्रिकटु चूर्ण, ठीक है। और कुछ? दूसरा सरल उपाय है खाने के साथ अदरक, लहसुन और प्याज का गरम काढ़ा बनाकर घूट-घूट करके पीना। काढ़ा? हाँ, बहुत फायदेमंद है। ये तीनों ही अपनी गर्मी से बलगम को पिघलाने और सुखाने में मदद करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी हैं, जैसे दशमिलारिष्ट या कुमारी आसव, जिन्हें खाने के बाद गर्म पानी में मिलाकर लिया जा सकता है। ये भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं, पर मेरी सलाह है कि शुरुआत घर की इन सरल चीजों से ही करनी चाहिए। ठीक है। तो सांस के साथ आने वाली नमी एक वजह हुई, लेकिन कई बार दिक्कत सिर्फ फेफड़ों में नहीं होती। गले में खराश या सिर में भारीपन भी महसूस होता है। क्या आयुर्वेद इसके लिए कोई अलग वजह बताता है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा कारण है उदान वायु का असंतुलन। उदान वायु, ये क्या है? ये वायु मुख्य रूप से हमारे गले और सिर के हिस्से में रहती है और ये बोलने, सोचने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसमें जल और अग्नि दोनों तत्व होते हैं। इसका संतुलन बिगड़ना भी सर्दियों की समस्याओं का एक कारण बनता है। उदान वायु का असंतुलन, ये कैसे होता है और इससे क्या होता है फिर? देखिए, जब इस वायु में जल तत्व जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें गीली खांसी होती है, मतलब बलगम वाली खांसी। गले में बलगम जमा होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ और सुबह उठते ही छींके आने जैसी समस्याएं होती हैं। ये वही लक्षण हैं जो सर्दियों में आम तौर पर दिखते हैं। अच्छा, और अगर जल तत्व कम हो जाए तो? आपने कहा इसमें अग्नि भी होती है। हाँ, अगर जल तत्व कम हो जाए, जो अक्सर रात में बहुत रूखी चीजें खाकर बिना पानी पिए सोने से होता है, तो सूखी खांसी या नींद न आने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। पर अभी हम जल तत्व के बढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में ये ज्यादा आम है। समझ गया। तो अगर गीली खांसी, बलगम और छींकों वाली समस्या हो तो इस उदान वायु के बढ़े हुए जल तत्व को कैसे काबू में करें? यहाँ भी सिद्धांत वही है, शरीर में अतिरिक्त जल को कम करना और अग्नि को बढ़ाना। अच्छा। पहला नियम, शाम के बाद पानी पीना कम करें। अच्छा। जी हाँ, और जब भी पिएं, बैठकर घूट-घूट करके और सिर्फ प्यास लगने पर ही पिएं। एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से बचें। दूसरा, कुछ दिनों के लिए ठंडी तासीर वाले फल जैसे केला या फिर जूस, मिल्क शेक वगैरह बंद कर दें। ये शरीर में नमी बढ़ाते हैं। फल भी? हाँ, कुछ दिनों के लिए, खासकर ठंडी तासीर वाले। भोजन हल्का रखें, खासकर रात में। शाम को गरम सूप ले सकते हैं, वो अच्छा है। ऐसा खाना ना खाएं जिससे बार बार प्यास लगे। ठीक है। रात के खाने के बाद फिर से वही त्रिकटु या एक और चीज है, पंचकोल चूर्ण। पंचकोल? हाँ, इसमें पिपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ और पीपल होते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। इसे शहद के साथ लेना पाचन और कफ दोनों को संतुलित करने में मदद करता है। और एक बहुत जरूरी बात, अचानक ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे वातावरण में जाने से बचें। शरीर को तापमान के बदलाव के लिए थोड़ा समय दें। ये तो गले और सिर वाले हिस्से की बात हुई। अब एक और पहलू है। कभी-कभी लगता है जैसे सारी दिक्कत पेट से शुरू हो रही है। पाचन ठीक नहीं लग रहा है, भारीपन सा है। क्या इसका भी इन सर्दी जुकाम से कोई कनेक्शन है? हमारे स्रोत आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म ने एक तीसरे कारण का भी जिक्र किया इसमें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है अमाशय, यानी पेट में मौजूद क्लेदक कफ का जल तत्व बढ़ना। क्लेदक कफ? हाँ, क्लेदक का काम है भोजन को गीला और नरम करना ताकि वो पच सके। लेकिन जब इसका जल तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी पाचन अग्नि यानी जठर अग्नि को बुझा देता है। बिल्कुल वैसी जैसे गीली लकड़ी आग को दबा देती है। पाचन अग्नि का बुझ जाना, इसका मतलब खाना ठीक से पचेगा नहीं। बिल्कुल। और जब खाना ठीक से पचता नहीं तो आयुर्वेद के अनुसार
एक चिपचिपा अधपचा मतलब टॉक्सिक पदार्थ बनता है जिसे आमरस कहते हैं। आमरस? हाँ, इसे आप पाचन का कचरा या अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू समझ सकते हैं। और ये आमरस या पाचन का कचरा शरीर में क्या करता है फिर? ये आमरस क्योंकि ये भारी और चिपचिपा होता है, ये खून के जरिए शरीर में घूमने लगता है। जब ये लिवर में पहुंचता है तो उसे ठंडा कर देता है, जिससे हमें ठंड ज्यादा महसूस होती है। अच्छा। जब ये हृदय तक पहुंचता है तो उसकी गति धीमी कर सकता है, जिससे कभी-कभी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या सुस्ती महसूस हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब ये फेफड़ों में पहुंचता है तो वहां के बारीक नलिकाओं में चिपक जाता है। चिपक जाता है? हाँ हाँ, ठीक वैसे ही जैसे सिंक की नाली में चिकनाई जम जाती है ना, ये प्राण वायु के रास्ते को रोक देता है। ओह, तो मतलब जो बोलने पर खांसी आती है या बलगम गले में अटकता है, उसका कारण ये आमरस हो सकता है? हाँ, काफी हद तक। जब हवा का रास्ता रुका होता है तो बोलने या जोर लगाने पर फेफड़े उस रुकावट को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे खांसी आती है और वो बलगम ऊपर आता है। रात को सोते समय यही बलगम सूखकर जम जाता है। सुबह जब शरीर फिर से सांस लेने की कोशिश करता है और रास्ता बंद पाता है तो जोर लगाकर उसे बाहर फेंकता है। यही छींक है। बाप रे! कई बार रात को अचानक सांस रुकने जैसा महसूस होना भी इसी जमे हुए बलगम के कारण हो सकता है। ये तो पूरी प्रक्रिया ही अलग है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। तो इस क्लेदक कफ के बढ़े हुए जल और उससे बनने वाले आमरस का समाधान क्या है? इसे कैसे ठीक करें? देखिए, यहाँ हमें 2 काम करने हैं। एक तो पाचन अग्नि को फिर से मजबूत करना है और दूसरा इस अतिरिक्त कफ और आमरस को सुखाना है और शरीर से बाहर निकालना है। इसके लिए फिर से गर्म, सूखी और हल्की चीजें ही काम आएंगी। जैसे? खाने के तुरंत बाद पंचकोल चूर्ण या त्रिकुटु चूर्ण या सिर्फ पीपली का चूर्ण शहद के साथ लेना पाचन सुधारेगा और कफ को कम करेगा। चाहें तो एक और घरेलू नुस्खा है, गुड़ में थोड़ी काली मिर्च और भुना हुआ अजवाइन पीसकर छोटी गोली बनाकर चूस सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, और पेट साफ रखने के लिए? हाँ, वो भी जरूरी है। रात को सोते समय पेट साफ करने और इस आम रस को निकालने के लिए त्रिफला चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का लें। आधा से 1 चम्मच हल्के गर्म पानी से लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। त्रिफला, ठीक है। और खाने पीने में क्या बदलाव करें? खान पान में बदलाव तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, ठंडे फल, फ्रिज से निकाली हुई चीजें, दही, चावल, आलू, शकरकंद, केला, ठंडी मिठाइयाँ, ये सब कफ बढ़ाते हैं। इन्हें कम करें या कुछ दिन के लिए बंद कर दें। पराठा वगैरह? हाँ, गर्मा गर्म घी वाला पराठा या ताज़ा बना गरम हलवा सीमित मात्रा में खा सकते हैं, पर ठंडा नहीं। गरम मिठाई भी खा सकते हैं। विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, मौसमी, आंवला, अमरूद अच्छे हैं, लेकिन पूरा फल खाएं, जूस नहीं। जूस ठंडा और पचने में भारी हो सकता है फल के मुकाबले। अच्छा, और अनाज? अनाज में कुछ समय के लिए गेहूं की जगह बाजरा, मक्का, रागी जैसे रूखे अनाज इस्तेमाल करें। ये शरीर की अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करते हैं। ये उपाय तो काफी सारे हो गए। हालांकि सिद्धांत एक ही लग रहा है, गर्मी और रूखेपन से नमी को काटना। क्या ये सब सुरक्षित हैं और कितनी जल्दी असर दिखाते हैं ये? हाँ, ये सभी प्रयोग जो बताए गए हैं, चाहे वो त्रिकुटु हो, पंचकोल हो, अदरक लहसुन का काढ़ा हो या त्रिफला, सबकी मूल तासीर गर्म और रूक्ष यानी सुखाने वाली है। असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी को 1-2 दिन में फर्क महसूस होगा, किसी को 3-4 दिन भी लग सकते हैं। ये शरीर की प्रकृति और समस्या कितनी पुरानी या गहरी है, इस पर निर्भर करता है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 1 या 2 उपाय चुन सकते हैं। और हाँ, बच्चों के लिए मात्रा हमेशा कम रखनी चाहिए। और क्या इन्हें लगातार लेते रहना है या जब ठीक हो जाए तो बंद कर दें? ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। नहीं, कोई भी प्रयोग बहुत लंबे समय तक लगातार नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि समस्या ठीक हो रही है, लक्षणों में आराम है, तो प्रयोग बंद कर दें या मात्रा बहुत कम कर दें। अच्छा। शरीर को इन चीजों का आदी नहीं बनाना है। हमारा मकसद है संतुलन वापस लाना, ना कि शरीर को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देना। हाँ, अगर समस्या पुरानी है तो कुछ दिन प्रयोग करके फिर कुछ दिन का गैप देकर फिर से शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि आरोग्य भारत प्लेटफॉर्म भी कहता है, अपनी बुद्धि और अनुभव का प्रयोग करें, अपने शरीर की सुने, वो सबसे अच्छा गाइड है। और अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो या इन उपायों से ठीक न हो रही हो तो? देखिए, अगर समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है,
पुरानी है या इन घरेलू उपायों से कुछ दिनों में आराम नहीं मिल रहा, तो बिना देर किए किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक या विशेषज्ञ से सलाह लेना ही सबसे सही रास्ता है। बिल्कुल। ये उपाय सामान्य देखभाल और हल्की-फुल्की दिक्कतों के लिए हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ की राय जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने समझा कि आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में ये जुकाम, खांसी, बलगम जैसी समस्याएं सिर्फ बाहर की ठंड की वजह से नहीं है, बल्कि शरीर के अंदरूनी कारणों से बढ़ती हैं। मुख्य रूप से 3 स्तरों पर: जल तत्व का बढ़ना, प्राणवायु यानी सांस में, उदान वायु यानी गले और सिर में, और क्लेदक कफ यानी पेट में, और साथ ही पाचन अग्नि का मंद पड़ जाना। हाँ बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि अपनी शारीरिक प्रकृति मतलब वात, पित्त, कफ को थोड़ा समझकर खान पान और जीवन शैली में मौसम के अनुसार छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे गर्म सूखी चीजें खाना, ठंडा पानी कम पीना, पाचन का ध्यान रखना और कुछ सरल आयुर्वेदिक घरेलू उपचारों का, जैसे त्रिकुटु, पंचकोल, अदरक, लहसुन, त्रिफला वगैरह का सही समय पर और सही तरीके से जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करके हम इन आम मौसमी परेशानियों से काफी हद तक बच सकते हैं, और अगर ये हो भी जाएं तो इन्हें जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा ना करें। वो हमें लगातार बता रहा होता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। उसकी भाषा को समझना और उसके अनुसार अपनी जीवन शैली को ढालना ही शायद स्वस्थ रहने की कुंजी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय बात छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा का सार भी है और आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म के दर्शन से भी मिलती है। जब हम प्रकृति के इन सरल नियमों के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं तो हम न केवल इन सर्दी खांसी जैसी मौसमी चीजों से बचते हैं, बल्कि हमारा पूरा स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक बेहतर होता है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि हमारा शरीर कितना अद्भुत है? वो खुद ही हमें स्वस्थ रहने के रास्ते दिखाता रहता है, बस हमें थोड़ा ध्यान देने और उसे समझने की जरूरत है ना?